पिथौरागढ़ में थलकेदार क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके बनने से इको टूरिज्म का नया सेंटर तैयार होगा। देखिए रिपोर्ट। देवदार और बांज के पेड़ों से घिरा थलकेदार नेचर लवर की पहली पसंद है। ये इलाका अभी भी लोगों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन अब इस इलाके का कायाकल्प होने जा रहा है। असल में वन विभाग थलकेदार क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में तब्दील करने जा रहा है। दुर्लभ वन्य जीवों से भरा थलकेदार सूबे की सबसे बड़ी हेरिटेज साइट होगी। ये इलाका धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी खास मायने रखता है। यही वजह है कि अब इसे इको टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। इको टूरिज्म का एक मॉडल विकसित करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कुछ हट्स बनाएंगे जहाँ पे टूरिस्ट आके रह सकते हैं। फिर हम गाँवों में भी होम स्टे का विचार कर रहे हैं और वहाँ पे बर्डिंग का, साइकिलिंग का, कैंपिंग का, इनका टूरिस्ट लोगों को कैसे उसको अट्रैक्ट करके वहाँ पे रह सकते हैं और टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है, इस पे हम विचार कर रहे हैं। प्लान के मुताबिक जहाँ थलकेदार क्षेत्र में बेहतरीन होम स्टे बनाए जाने हैं, वहीं बर्ड वॉचिंग सेंटर भी तैयार किए जाएंगे। यही नहीं, नेचर वॉक के लिए भी योजना तैयार हो रही है। साथ ही साइकिलिंग रूट भी तैयार होने हैं। अगर ये सब धरातल पर उतरता है तो तय है कि इस क्षेत्र से जुड़े 2 दर्जन गाँव को सीधा फायदा मिलेगा। लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव उसमें आएंगे। जैव विविधता के रूप में इसको विकसित करने का जो वन विभाग का जो ये प्रयास है, जो प्लान वो लोग बना रहे हैं कार्य योजना के तहत, निश्चित तौर पे उन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को जहां रोजगार, उनके आजीविका को बेहतर करने का एक उचित माध्यम होगा। थलकेदार क्षेत्र को प्रकृति से काफी कुछ मिलता है, लेकिन अभी तक इसका पर्यटन के रूप में सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अब जब वन विभाग इस पूरे क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में तब्दील करने की योजना बना रहा है, तो तय है कि रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल हाई कोर्ट में कल भीमताल में बाघ के आतंक को लेकर बड़ी सुनवाई होनी है। वन विभाग को कल कोर्ट में जवाब देना है। वन विभाग पर कोर्ट ने सवाल उठाए थे और विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। भीमताल और आसपास बाघ के हमलों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाके में गुलदार का भी आतंक लगातार चल रहा है। नैनीताल के पास भीमताल में बाघ पकड़ा गया था और अब 26 दिसंबर को पकड़े गए बाघ को लेकर खबर है। वन विभाग की जांच में पुष्टि हुई है, यही बाघ आदमखोर है और इसी बाघ ने भीमताल के आसपास 3 महिलाओं को शिकार बनाया था। बाघ को पकड़ने के बाद रानीबाग रेस्क्यू सेंटर लाया गया था और वहां जांच के बाद इसकी पुष्टि हुई है। इससे पहले बाघ और गुलदार को लेकर सस्पेंस था कि किसने महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। अब साफ हो गया है कि बाघ ने ही महिलाओं पर हमला किया था। देहरादून से लगे सिंगली गांव में गुलदार ने 4 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। 7 से 15 दिसंबर के बीच नैनीताल में भी 3 महिलाओं को बाघ ने शिकार बना दिया। पूरे पहाड़ में जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। जंगली जानवरों की दहशत सिर्फ पहाड़ में ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी बनी हुई है। मंगलवार रात देहरादून से लगे सिंगली गांव में गुलदार ने 4 साल के बच्चे को घर के आंगन से उठा लिया। रात करीब 10 बजे ये बच्चा अपनी मां और कुत्ते के साथ घर के आंगन में था। कुत्ते के लिए घात लगाए बैठा गुलदार बच्चे पर झपट पड़ा। सुबह घर के पास झाड़ियों में बच्चे का छत विछत शव मिला। घर के चारों ओर घना जंगल और झाड़ियां हैं। पहाड़ों में ज्यादातर झाड़ी और अंधेरा जंगली जानवरों को छुपने में मदद करते हैं और घर में बंधा कुत्ता गुलदार जैसे जानवर के लिए सॉफ्ट टारगेट होता है। तो बरामदे से लगती सीढ़ी से उसको उठा के लेके गया वो, और उसके पास शायद कुत्ते का बच्चा था। अब पता नहीं सर वो उसमें आया हुआ था कि क्या वो, लेकिन वो बच्चे को शिकार बना के लेके चला गया। जैसे ही वो मम्मी यहाँ से गई, वो
वहाँ से बाउंड्री फांद के नीचे को निकल गया। पहले हमलाया मेरे बच्चों को, मेरे नाती को ले गया उठा के। क्या बोल सकते हैं हम, उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करिए और इस गांव से उसका दफला कर दिए, नहीं तो हम पूरे जंगल में आग लगा देंगे। हम हमारा बच का नहीं है, तो हमारा नुकसान हो गया हमारा। नवंबर और दिसंबर में 10 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए। इनमें से 3 को गुलदार ने तो 7 लोग बाघ के हमले में मारे गए। अक्टूबर में 8 लोग मारे गए, जिनमें गुलदार ने 2 और टाइगर ने 3 लोगों का शिकार किया, तो वहीं 3 लोगों की सांप के काटने से मौत हुई। अकेले अक्टूबर में 32 लोग जंगली जानवरों के हमले में घायल हुए। उत्तराखंड में पिछले 3 महीनों से ये हमले ज्यादा बढ़ गए हैं और इसके बहुत से कारण हैं। खासकर सर्दी और कोहरा सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। दिन की रोशनी का समय कम होता है, कोहरा भी कई बार होता है, जिसके कारण वन्य जीवों को आबादी के आसपास आने का मौका मिल जाता है और जहां दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। तो मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से इस प्रदेश की सम्मानित जनता से निवेदन करूंगा कि अभी के जो ये जाड़े के महीने हैं, ये इस दृष्टि से थोड़े संवेदनशील हैं। जंगली जानवरों के हमले वाले एरिया में वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। जगह जगह हिंसक जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। बावजूद इसके आपकी सतर्कता जरूरी है, खासकर रात के समय छोटे बच्चों को अकेले घर से बाहर ना निकलने दें। गांव वालों की एक ही मांग है कि इस गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि पूरा गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ है और यदि गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो भविष्य में ऐसे हादसे और भी सामने आने की पूरी संभावना बनी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार के रोशनाबाद में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला। यहां पर कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे हाथी ने उत्पात मचाते हुए कलेक्ट्रेट की बाउंड्री वॉल को नुकसान भी पहुंचाया। कलेक्ट्रेट परिसर में जंगली हाथी को देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लग गए। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने हवाई फायर कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। हरिद्वार में कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर जंगल से सटा हुआ है, जिससे क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवरों की चहलकदमी सामने आती रहती है। बागेश्वर में जंगलों की आग वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अब जंगल की सूखी घास वन विभाग की चिंता बढ़ा रही है। वन विभाग का कहना है कि अराजक तत्व इन दिनों जंगलों में आग लगा रहे हैं और जंगल में सूखी घास होने से ज्यादा आग फैल रही है। आपको बता दें, पलायन की वजह से गांव में पशुपालन कम होने से जंगल की घास कोई नहीं काट रहा है, जिसकी वजह से जंगलों की सूखी घास आग लगने पर पेट्रोल का काम कर रही है। बीते दिनों से गरुड़ों, कपकोट और छतीना में कई जंगलों में आग लग चुकी है। हल्द्वानी में आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह हुआ है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हिस्सा भी लिया और इस दौरान 15 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए। साथ ही 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट को डिग्री दी गई। साथ ही यूनिवर्सिटी में बनने वाली नई बिल्डिंग्स का भी शिलान्यास किया गया। कक्षा 12 पढ़ाई के बाद विश्वविद्यालय में गया और लंबे समय तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान विश्वविद्यालय के सारे क्रियाकलापों हमारे की भूमिका व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम से उच्च कोटि के व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज बुधवार से चार धाम की शीतकालीन यात्रा पर निकले। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट में शंकराचार्य के पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चार धाम यात्रा में कपाट बंद होने के बाद लोगों में भ्रम जाता है, लेकिन शीतकालीन यात्रा चल रही है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं निकला हूँ। उन्होंने कहा चार धाम यात्रा पूरे साल भर चलती है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए नए साल में सरकारी नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है। मार्च तक अलग अलग डिपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा पदों पर एग्जाम होंगे, जो कि लंबे समय से खाली हैं। साल 2024 उन बेरोजगार युवाओं को नौकरी में भर्ती होने का एक मौका देगा जो लंबे समय से सरकारी नौकरी के इंतजार में और सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 मार्च तक अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी के पद पर एग्जाम करवाने की तैयारी कर ली है। ग्रेजुएशन से लेकर इंटरमीडिएट स्तर के करीब 300 पोस्ट पर जनवरी में एग्जाम होंगे, जबकि पशुधन प्रसार अधिकारी इंस्पेक्टर लेवल के 136 पद पर फरवरी में लिखित परीक्षा होगी। सबसे बड़ा एग्जाम LT का 10 मार्च को 657 पोस्ट पर निर्धारित है। आयोग मानता है कि इन परीक्षाओं में प्रदेश के कई युवाओं को मौके मिलेंगे। उनका हम 11 मार्च से कोशिश कर रहे हैं कि उनके फिजिकल एग्जाम हो जाए उस संबंध में, क्योंकि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। हमारी DG श्री अभिनव कुमार जी से बात हो गई है और फिर अमीन है कुछ PWD के और कुछ व्यायाम के टीचर हैं। इनके एग्जाम भी हम लोग फरवरी तक कंप्लीट करा देंगे इनका। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा एग्जाम जो होगा वो LT है। LT में करीब दोनों मंडलों में करीब 1000-1200 के ऊपर पोस्ट है। वहीं एग्जाम में पुराने खराब अनुभवों को देखते हुए आयोग ने फैसला लिया कि एग्जाम ऑफलाइन होंगे, जबकि नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि भर्ती निकलने से युवाओं को फायदा होगा, लेकिन आयोग समय पर एग्जाम करवाए और समय पर रिजल्ट निकलवाए, ये जरूरी है। अगले साल में जो एग्जाम आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके सबसे पेपर सही होना चाहिए, लीक ना हो, जिससे जो मेहनत करेगा उसको उस हिसाब से नौकरी भी मिले, और जो हम लोग है स्टडी करें हमें भी उस हिसाब से नौकरी मिल सकती है ना। बेरोजगारों को नए साल में सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है। साथ ही ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि एग्जाम में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम सर्द है, लेकिन भक्ति के रस में माहौल गर्म है। अयोध्या चलो का नारा बुलंद हो चुका है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे, हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का भी जोश बढ़ता जा रहा है। पहाड़ इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है, लेकिन यहाँ के लोगों में भी भगवान राम के लिए भक्ति भावना हिलोरे मार रही है। जोशीमठ के रविग्राम की महिलाएं भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जुट गई हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन अभी से शुरू हो गए हैं। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, तो कहीं सुंदर कांड का पाठ किया जा रहा है। 22 दिसंबर से हम राम मंदिर का कीर्तन भजन में लीन हो रखे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे रहते हुए राम मंदिर का दर्शन हो जाए। हमारी इच्छा है कि हो सके तो हम भी जा पाएंगे। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन भजन करने में व्यस्त हैं। भजन कीर्तन सही कर रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर बन रखे
अब वहाँ देखने के लिए जाएंगे, सरकार ले जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, भगवान के दर्शन करके घर आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बहुत इच्छुक रहते लोग, हनुमान चालीसा में भी, सुंदरकांड में भी, अखंड रामायण में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता लोगों का। बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं कि बचपन में उन्होंने सुना था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आज मंदिर बनने से बेहद खुशी हो रही है कि उनका जन्म सफल हो गया। गांव की महिलाओं की इच्छा है कि वो एक बार अब अयोध्या जाकर बन रहे राम मंदिर में रामलला के दर्शन करें। हमने बहुत 30-35 साल पहले सुना था कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, पर आज तक कोई मंदिर बनाने में बड़ा व्यवधान हुआ। पर आज हमको मंदिर बनते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारे रहते हुए ये मंदिर बन गया। हमको बहुत खुशी हो रही है, राम मंदिर बन गया तो हमको भी जाने की इच्छा भी हो रही है। और बहुत पहले से ये विवाद हो रहा था राम मंदिर पे, लेकिन अब बन गया है तो सभी को खुशी है इस बात की। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तब पहाड़ में हर घर में भजन कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ के आयोजन की योजना है। कई जगह तो अखंड रामायण के पाठ की भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए लोग अभी से उत्साहित हैं और ये उत्साह धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में एक शख्स ने अपने दोस्त की शादी में हथियार लहराया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शख्स पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की और कहा कि जांच के बाद लाइसेंस के निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। चमोली में कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं ठंड की वजह से पानी के प्राकृतिक स्रोत जम रहे हैं और इसके साथ ही पाला भी लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। हालांकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में जताया बर्फबारी का पूर्व अनुमान। इसके साथ ही 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खबरें जारी हैं, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।